हम्म तो मैंने होमवर्क दिया था ना आप लोगों को, किया आप लोगों ने? हम्म किया कि नहीं? बोलिए। हम्म किया नहीं किसी ने भी? सर आपने आज थर्मोडायनेमिक्स बोला था पढ़ाने के लिए? हाँ सर। अच्छा, ओके, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स। आपने केटीजी वाले क्वेश्चंस किए हैं बुकलेट से? नहीं किए ना? नहीं सर। तो क्या क्या अच्छा इसमें थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना था। मैंने आपको इंटरनल एनर्जी पढ़ा दिया था क्या? हाँ सर। देखो, सबसे पहले समझते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या है। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स का मतलब है कि बॉडीज के बीच में जो हीट एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, वो हीट एक्सचेंज किस तरह से हो रहा है उसके हम लोग यहाँ स्टडी करते हैं। और दूसरा है कि वो जो हीट है वो किस तरह से मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट होगी, या जो मैकेनिकल वर्क है वो किस तरह से हीट में कन्वर्ट होगा एक तरह से। तो कन्वर्जन ऑफ हीट के बारे में भी हम लोग बात करते हैं। यानी थर्मोडायनेमिक्स का मतलब है टू स्टडी द exchange of heat between the bodies and conversion of heat into mechanical work and vice versa। ठीक है, इसके बारे में हम लोग यहाँ बात करते हैं। क्लियर? अब बात ये तो हो गया कि एक्सचेंज हो रहा है बॉडीज के बीच में हीट। तो यहाँ किस तरह से, मतलब यहाँ किस तरह से बॉडीज के बीच में हीट एक्सचेंज हो रहा है? वैसे तो हम लोग कैलोरीमेटर में भी पढ़ चुके हैं, वहां भी देखा जाए तो हीट एक्सचेंज तो हो ही रहा था, है ना? ऐसा ही है नहीं कि वहाँ हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा था यहाँ। लेकिन क्या होगा, हम लोग एक सिस्टम मानेंगे और उस सिस्टम
का मतलब होगा कि एक बाउंड्री होगी और उस बाउंड्री में के अंदर जो गैस होगा उसको हम बोलते हैं सिस्टम, और उस बाउंड्री के बाहर जो भी होगा यानी उस गैस यानी वो जो कंटेनर होगा उसके बाहर जो भी होगा उसको हम बोलते हैं सराउंडिंग। ठीक है, तो हम उसी के बारे में बात करने जा रहे हैं यहाँ, यानी सराउंडिंग और सिस्टम के बीच में जो हीट एक्सचेंज हो रहा है, सराउंडिंग और सिस्टम के बीच में जो वर्क होगा उसकी हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिस्टम क्या है, या थर्मोडायनेमिक सिस्टम जिसको कहते हैं हम लोग। थर्मोडायनेमिक सिस्टम, यहाँ भी सिस्टम 3 तरह के होते हैं। पहले समझेंगे कि सिस्टम क्या है, वैसे तो मैंने बताया दिया अभी आपको। एक मिनट रुक के देखो। सबसे पहले पहले थर्मोडायनेमिक्स के बारे में मैंने बताया था आपको। थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या है? टू स्टडी द एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द बॉडीज एंड कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू मैकेनिकल वर्क एंड वाइस वर्सा। ये दरअसल ये थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट है। फिर मैंने बात किया, नेक्स्ट पॉइंट था थर्मोडायनेमिक सिस्टम, क्योंकि ये जो हीट एक्सचेंज हो रहा है या जो मैकेनिकल वर्क हीट में कन्वर्ट हो रहा है, हीट जो है मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट हो रहा है, तो किस तरह से कन्वर्ट हो रहा है, तो हम लोग सबसे पहले उसके लिए डिफाइन करेंगे सिस्टम, क्योंकि एक सिस्टम होगा और एक सराउंडिंग होगा, तभी तो हीट एक्सचेंज की बात करेंगे हम लोग, तभी हम लोग मैकेनिकल वर्क को हीट में कन्वर्जन की बात करेंगे, हीट मैकेनिकल वर्क में कन्वर्जन की बात करेंगे।
तो यहाँ मैंने बताया कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है। A large number of atoms or molecules are confined within the boundaries that is called thermodynamic system। जैसे हम लोग यहाँ तीन तरह के सिस्टम की बात करेंगे। एक होगा ओपन सिस्टम, एक होता है क्लोज सिस्टम, और तीसरा होता है आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम की मैं सबसे पहले बात कर रहा हूँ। तो ओपन सिस्टम ये होता है, मान लो कोई सिलेंडर है, उसके अंदर एक गैस है और ये ओपन है, तो ये इसके बाहर ये क्या है इधर, यानी ये मॉलिक्यूल इसमें आ सकते हैं, बाहर के मॉलिक्यूल, अंदर के मॉलिक्यूल बाहर जा सकते हैं। तो बाहर क्या है, सराउंडिंग है, और ये क्या है, ये पूरा एक सिस्टम है ना। ये जो गैस इसके अंदर है क्या है, एक सिस्टम है। और बाहर जो आसपास जो भी दिख रहा है आपको, यहाँ बाहर जो भी है, ये सब क्या है, सराउंडिंग है। इनके बीच में, इन दिस सिस्टम हीट एनर्जी एंड मैटर आर एक्सचेंज्ड बिटवीन दिस सिस्टम एंड सराउंडिंग, दैट इज कॉल्ड ओपन सिस्टम। ठीक है, ये लिख लो पहले। अभी आवाज आ रही है ना? हाँ सर। हाँ सर। ये बाकी लोग क्यों नहीं ज्वाइन हुए भाई? कुछ प्रॉब्लम है क्या उधर इलेक्ट्रिसिटी की? नहीं सर। हम्म, सर ऊपर का हो गया लिखिए। लिख लिया आप लोगों ने? तो नेक्स्ट हमारे पास में क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम में क्या होगा कि हीट एक्सचेंज होगी, लेकिन मैटर उसमें एक्सचेंज नहीं होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं क्लोज सिस्टम। तो सेकंड है हमारे पास में क्लोज सिस्टम। इसमें क्या होगा कि ये सिलेंडर है, जिसके अंदर गैस है, या कोई भी कंटेनर हो सकता है, लेकिन इसमें मान लो ये पिस्टन भी लगा हुआ है, और इसके अंदर ही गैस है। ठीक है, ये क्या है, कंटेनर है, और इसके अंदर ये गैस भरा है, ये पिस्टन है। तो अभी यहाँ आप देखोगे कि हीट एक्सचेंज हो सकता है, हीट इधर भी जा सकता है, हीट इधर भी जा सकता है, हीट इधर भी जा सकता है, लेकिन ये जो मैटर है इसमें कोई मतलब एक्सचेंज नहीं हो रहा है। तो इस क्लोज सिस्टम में क्या होगा, तो इन दिस सिस्टम heat energy is exchanged between the system and surrounding।
but matter will not be exchanged. ओके, तो ये हो गया क्लोज सिस्टम। और एक होता आइसोलेटेड। आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। लिख लीजिए। आवाज आ रही है ना? हाँ सर। इसमें क्या होगा कि ये पूरी तरह से आइसोलेटेड है। यानी अगर यहाँ भी हीट एक्सचेंज हो रही, इसका मतलब क्या है कि एक कंडक्टिंग वॉल्स है तभी हो रहा है। पिस्टन भी क्या है, यहाँ कंडक्टिंग है। आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होगा कि जो पिस्टन है और वॉल्स हैं ये नॉन कंडक्टिंग होंगे। जब नॉन कंडक्टिंग होंगे तो हीट का कोई एक्सचेंज होगा ही नहीं, हीट कोई एक्सचेंज होगी नहीं, है ना। तो ये दरअसल क्या है, नॉन कंडक्टिंग पिस्टन, और ये क्या है, नॉन कंडक्टिंग वॉल्स। या इनको हम लोग एडियाबैटिक वॉल्स भी बोलते हैं। एडियाबैटिक वॉल्स, और इनको डाइथर्मिक वॉल्स बोलते हैं, है ना। कंडक्टिंग वॉल्स को क्या बोल सकते हैं? तो इसमें क्या होता है, नीदर हीट एनर्जी nor matter is exchanged between the system and surrounding, ठीक है। तो ये सिस्टम के बारे में बात हो गई, क्योंकि इनकी जरूरत पड़ती है आगे क्वेश्चंस करने में, इसलिए पॉइंट मैंने लिखवा दिए हैं। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए, आइसोलेटेड अगर बोला उसने सिस्टम आइसोलेटेड है, इसका मतलब हीट एनर्जी जो है वो एक्सचेंज नहीं हो रही, मैटर तो एक्सचेंज हो ही नहीं रहा है ना। क्लोज सिस्टम है तो उसमें हीट एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है, लेकिन मैटर एक्सचेंज नहीं हो रहा है ना। तो वो आपको वैसे तो मेंशन करेगा कि वॉल्स कंडक्टिंग है कि नॉन कंडक्टिंग है, तो उससे भी आपको आइडिया लग जाएगा। अगर नॉन कंडक्टिंग है तो आइसोलेटेड सिस्टम। मैंने आपको वर्क के बारे में बताया था क्या? हेलो, वर्क पढ़ाया था क्या मैंने? नहीं सर। तो चलो सबसे पहले हम बात करेंगे वर्क के बारे में। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मैंने आपको ये तो बताया देता, इंटरनल एनर्जी के बारे में तो बात हो ही गई थी हमारी ना। तो नेक्स्ट है वर्क डन बाय गैस के बारे में बात करेंगे हम लोग।
तो होता क्या है कि मान लो ये एक पिस्टन है, सॉरी एक सिलेंडर है और उसमें एक पिस्टन लगा हुआ है। ठीक है, और ये पिस्टन है यहाँ। और इसमें गैस है। ठीक, अगर मान लो हमने इसको यहाँ हीट सप्लाई किया, पिस्टन मान लो ऊपर मुंह कर रहा है, जरूरी नहीं कि हीट सप्लाई करे तब भी पिस्टन ऊपर मुंह करे, हो सकता है कि ऊपर से कोई फोर्स लगा दें तो कंप्रेशन हो रहा होगा। हमें वर्क डन बाय गैस चाहिए, है ना। तो मैं इसमें क्या मान रहा हूँ, एक्सपेंशन मान रहा हूँ। तो अभी इसका मान लो इसका प्रेशर P है, तो ये प्रेशर P, अगर गैस का प्रेशर P है तो इसको ऊपर की तरफ लगेगा ऐसे। तो ये P जो है गैस का प्रेशर, बाहर कुछ भी हमें उससे मतलब नहीं है, हमें तो गैस का प्रेशर देखना है। तो मान लो इसकी वजह से इसका डिस्प्लेसमेंट होता है, ये इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ मान लो dx, है ना, ऊपर की तरफ इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ dx। इसका जो एरिया है वो मैंने मान लिया कि a है, मान लो, है ना। आप यहाँ देखो कि अगर एरिया a है तो पिस्टन का एरिया a है, तो P इंटू ए, ये फोर्स लग रहा है, तो फोर्स इंटू dx, तो क्या हो गया P इंटू ए इंटू dx ना। ये क्या है, वर्क डन बाय गैस हुआ, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो वर्क क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी एक्सपेंशन होगा, यानी जब भी वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, क्योंकि इसका वॉल्यूम बढ़ गया ना, है ना, पहले वॉल्यूम कम था, अभी वॉल्यूम क्या हो गया, इसका बढ़ गया। तो उस केस में यानी अगर आप देखा जाए तो ए डी एक्स क्या है, ये ए यानी पी ए डी एक्स को डी भी लिख सकता हूँ मैं यहाँ, चेंज इन वॉल्यूम, ये डी डब्ल्यू आ गया। तो आप देख रहे हो कि ये क्या आ गया हमारे पास में, ये पी गैस का प्रेशर और वी क्या है, वॉल्यूम इंक्रीज क्या, तो ये आ गया वर्क डन बाय गैस। ठीक, गैस आ गया। ठीक है, तो सिंपल सा है कि वर्क डन बाय गैस, अगर मान लो एक्सपेंशन हुआ तो वर्क क्या होगा, पॉजिटिव होगा, है ना, वर्क क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इन एक्सपेंशन of gas, work done by gas will be positive in compression of gas, work done by gas will be नेगेटिव। ये तो इतना तो आपको आइडिया है, वर्क एनर्जी थ्योरम हमें मालूम ही है, क्योंकि फोर्स ऊपर लग रहा होगा, पिस्टन नीचे कंप्रेस कर रहा होगा इसको, सिंपल सी बात है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 180 है, तो वर्क क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, ये लिख लो।
भाई क्लियर है यहाँ? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। अब अगर मान लो मैं यहाँ ग्राफ के बारे में बात करें, P और V के बीच में, तो क्या होगा यहाँ देखो, मान लो ये V है और ये P है, और ये मान लो यहाँ से यहाँ हम लोग गए V1 से और V2 अगर हम लोग गए, तो आप देखोगे कि एरिया अंडर द कर्व ये हुआ। और आपको ये मालूम है अगर आप यहाँ एक स्ट्रिप लेते हो V पे जाके DV की, तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा, यहाँ P होगा। इस स्ट्रिप का एरिया क्या होता है, ये है ना, ये DV है, ये हो जाएगा PDV, और ये क्या हो गया DW ना, यानी एरिया अंडर दी PV कर्व will give the work done by gas. ओके, लिख लो इसको। लिख लिया? हाँ सर। है ना? चलो यहाँ बात कर लेते हैं इंडिकेटर डायग्राम। दरअसल इंडिकेटर डायग्राम क्या है, इंडिकेटर डायग्राम क्या होगा, दरअसल ये ग्राफ है। क्या है? ग्राफ होगा। जैसे यहाँ P और V के बीच में जो ग्राफ अभी हमने बनाया, तो ये क्या है, ये दरअसल इंडिकेटर डायग्राम है ना। इस इंडिकेटर डायग्राम में हर एक पॉइंट पर जब आप जाओगे तो एक यूनिक स्टेट होगी, और जो भी कर्व होगा एक यूनिक प्रोसेस को इंडिकेट करेगा वो। ठीक है, तो इंडिकेटर डायग्राम क्या है, ये दरअसल ग्राफ बिटवीन दी PV VT PT, ठीक है, यानी ये जो ग्राफ होंगे, यानी P वर्सेस V हो सकता है, V वर्सेस T हो सकता है, P वर्सेस T हो सकता है। ओके, तो इस ग्राफ में क्या होगा कि एक यूनिक स्टेट भी होगी इसमें, है ना। ये जो ग्राफ है इसको हम बोलते हैं, ये जो ग्राफ की बात करें इसे बोलते हैं इंडिकेटर डायग्राम, है ना। और इस इंडिकेटर डायग्राम के हर एक जो पॉइंट होगा वो एक यूनिक स्टेट होगी। ठीक है, तो एवरी पॉइंट ऑन indicator diagram
every point on indicator diagram is a unique state of P versus V versus T. और जो भी कर्व यहाँ होगा इंडिकेटर डायग्राम में वो एक यूनिक प्रोसेस को इंडिकेट करेगा. तो एवरी कर्व on indicator diagram will give the unique process. ये आपको आगे समझ में आएगा ये वाला पॉइंट, यानी दोनों पॉइंट जो है ये आगे जब क्वेश्चंस करेंगे वहां समझ में आएगा, है ना. तो इन पॉइंट का ध्यान रखना है. ठीक है, लिख लीजिए इसको. तो नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट लिख लिया आपने. हाँ सर. नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. पहले उसी के बारे में बात करेंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग इंटरनल एनर्जी के बारे में बात कर चुके हैं, वर्क डन बाय द गैस बात कर चुके हैं. अब हम बात करेंगे इसी में हीट सप्लाइड, है ना, टू दिस सिस्टम क्या होगा इन सब के बारे में. तो नेक्स्ट है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. ये जो लॉ है ना, ये कभी ये नहीं बताएगा कि ये प्रोसेस फिजिबल है या नहीं है. ठीक है, ये प्रोसेस तो सिर्फ ये जो लॉ है, ये लॉ तो सिर्फ ये बताता है कि एनर्जी कंजर्व है कि नहीं. यानी इसको हम लोग इट इज अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी हम बोल सकते हैं. इट इज अ लॉ ऑफ conservation of energy. It is a law of conservation of energy. ठीक है, तो ये लॉ क्या कहता है देखो. मान लो जैसे कि ये पिस्टन है, मतलब ये कंटेनर है और इसमें ये पिस्टन है, और हम लोग इसको हीट दे रहे हैं, इसमें ये गैस है. ओके, मान लो हमने इसको डीक्यू हीट सप्लाई किया, तो जब भी सिस्टम को हीट आप दोगे ना वो हमेशा पॉजिटिव होगा. ठीक है, जब भी सिस्टम को आप हीट देते हो वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा. सिस्टम जब भी हीट रिजेक्ट करेगा वो नेगेटिव लेना है, वो हमेशा नेगेटिव होगा. ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, मान लो हमने डीक्यू हीट दिया और इसकी वजह से मान लो इसमें एक्सपेंशन हुआ, तो एक्सपेंशन हुआ तो गैस ने वर्क किया और साथ में मान लो इसका टेम्परेचर भी इंक्रीज हुआ. तो डीक्यू जो हीट हमने सप्लाई किया वो कहाँ का गया, चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस डी डब्ल्यू में ना. ठीक है, तो यही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हो गया. यानी डीक्यू क्या है, हीट सप्लाइड टू दिस सिस्टम. डी क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और डी डब्ल्यू क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम है ना. और डी डब्ल्यू क्या है,
वर्क डन बाय गैस। ओके, तो यही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। बात समझ में आ गई? हाँ सर। ये लिख लो, फिर आगे की बात करते हैं हम लोग। वो लिख लेता इंडिकेटर डायग्राम वाला। लिख लिया? हाँ सर। अब कुछ पॉइंट लिखवा देता हूँ मैं DQ को लेकर। If heat energy is supplied to the system, then it is taken to be positive. Next, if heat energy is rejected by the system, then it is to be negative. ठीक है, लिख लीजिए। लिख लिया? हाँ सर। हाँ सर। अब नेक्स्ट पॉइंट है थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। तो देयर आर सम थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस जिनके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस, थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। ठीक है, तो सबसे पहले ले रहा हूं मैं यहाँ आइसोथर्मल। आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस है मतलब क्या हुआ? टेम्परेचर कांस्टेंट है। टेम्परेचर क्या है यहाँ? कांस्टेंट है। ठीक है, तो एक तो ये ध्यान रखना कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है इसका मतलब क्या हो कि DU 0 हुआ। क्योंकि हमें मालूम है DU क्या होता है, NFR/2 DT ना, याद आ रहा है? तो जब टेम्परेचर ही चेंज नहीं करा था तो DT तो 0 हो गया, तो DU 0 हो गया। DU 0 हो गया तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से क्या हो जाएगा? DQ इक्वल टू DU प्लस DW, लेकिन ये तो 0 हो गया तो DW। इसका मतलब है कि जो भी हीट आप सप्लाई करोगे सारी किस में चली जा रही है?
वर्क डन बाय द गैस में चली जाएगी, यानी वर्क डन बाय गैस अगेंस्ट द सराउंडिंग है ना। अल्टीमेटली ये जो वर्क की हम बात कर रहे थे यहाँ, ये वर्क क्या है, वर्क डन बाय गैस, वर्क डन बाय गैस अगेंस्ट सराउंडिंग। ठीक है, ये होता है। तो आप देख रहे हो कि यानी जो भी हीट हमने सप्लाई किया सिस्टम को, वो कहाँ चला गया, वर्क डन बाय गैस, जो कि सराउंडिंग के अगेंस्ट कर रहा है, उसमें चला गया, है ना। फोर्थ, अब हमेशा याद रखना है, जब भी हम लोग थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस की बात करेंगे, तो जो आइडियल गैस इक्वेशन है वो हमेशा वैलिड है, क्योंकि हमारे कोर्स में आइडियल गैस इक्वेशन ही है ना। तो यहाँ प्रोसेस इक्वेशन क्या होगी, तो प्रोसेस इक्वेशन, तो सिंस आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, PV इक्वल टू nRT, और ये इक्वेशन तभी वैलिड है जब मास कांस्टेंट होना चाहिए, यानी नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट होने चाहिए। ठीक है, तो आप देखो कि T कांस्टेंट है, R तो कांस्टेंट होता है क्योंकि तो गैस कांस्टेंट है, N भी कांस्टेंट है, इसका मतलब इसकी प्रोसेस इक्वेशन यानी ये क्या हो गई, ये कांस्टेंट आ गया। तो PV इक्वल टू हमारे पास आ गया K, जो कि एक कांस्टेंट है। ठीक है ना, तो इसकी ये प्रोसेस इक्वेशन भी आ गई। प्रोसेस इक्वेशन मिल गई तो हम इसका वर्क बता सकते हैं। इसका वर्क क्या हो जाएगा, इसका वर्क होगा कि क्या होगा, क्योंकि सिंस dW इक्वल टू क्या होता है PdV, तो हमारे पास ये क्या है, यानी K बाई V आ जाएगा dV, और ये V इनिशियल टू V फाइनल। तो आप देख रहे हो कि W इक्वल टू आ जाएगा K ln V फाइनल बाई V इनिशियल, और K की वैल्यू क्या देखा जाए तो nRT है, तो जाएगा nRT, तो W इक्वल टू nRT ln V फाइनल बाई V इनिशियल। ठीक है, ये लिख लो। तो हमारे पास ये क्या आ गई, ये प्रोसेस इक्वेशन आ गई, देखो। क्लियर, मेरी आवाज आ रही है क्या, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या। आ रही है सर। आ रही है सर।
लिख लिया? हाँ सर। बाकी लोगों ने लिख लिया? हाँ सर। बस सर। हम बात करते हैं ग्राफ को लेकर। तो पहले क्योंकि टी तो कांस्टेंट ही है, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में 5th पॉइंट, ग्राफ। तो पहला इसमें ग्राफ है हमारे पास में P वर्सेस T। तो आप यहाँ देखोगे, अगर क्योंकि टेम्परेचर तो कांस्टेंट ही है, तो P और T में ग्राफ कैसा होगा? ऐसा होगा ना। अगर प्रेशर बढ़ रहा है ना, टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, तो ऐसा ग्राफ होगा। दूसरा है हमारे पास में VT, वो भी ऐसा ही ग्राफ होगा। तीसरा, अगर PV ग्राफ की बात करें तो वो क्या है? देखो आप ध्यान से, हाँ क्या था वो भाई? PV इक्वल टू कांस्टेंट है ना हमारे पास में। ये क्या इंडिकेट कर रहा है? क्या है? किसका ग्राफ है? XY इक्वल टू K, ये किसका ग्राफ है? हाइपरबोला। कौन सा हाइपरबोला? अभी हो गया आपका ये कॉनिक सेक्शन वाला पार्ट हो गया। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, समझ में आया ना? ये क्या है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ऐसा ग्राफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा भाई। हाँ सर। हाँ, तो लिख लो इसको। लिख लिया? लिख लिया ना? आवाज आ रही है? हाँ सर। तो एक तो प्रोसेस हो गया हमारे पास में आइसोथर्मल, ठीक है। दूसरा प्रोसेस है आइसोकोरिक। आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है? वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट है। यानी इसका मतलब है कि पिस्टन जो होगा वो फिक्स होगा, वॉल्यूम चेंज नहीं कर रहा उसमें, ठीक है। तो अगर इसका वर्क, अगर कोई मान लो वॉल्यूम एक्सपेंशन भी नहीं है, कंप्रेशन भी नहीं है, भाई भी कांस्टेंट होने का मतलब तो यही हुआ, तो फिर DW क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्योंकि जब पिस्टन ही मूव नहीं करेगा तो गैस वर्क करेगा ही क्यों? उसका वर्क क्या होगा? फिर हमेशा 0 होगा। तीसरा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अगर अप्लाई करें तो DQ इक्वल टू क्या होगा? DW प्लस DU
यानी ये इक्वल टू हो जाएगा du। यानी जो भी हीट आप सप्लाई करोगे सारी हीट किस में चली जा रही है, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करने में चली जाएगी, क्योंकि वर्क गैस तो वर्क कर ही नहीं रहा है, गैस का तो वर्क यहाँ जीरो ही है। ये बात समझ में आ गई सबको? हाँ सर। है ना? तो ये आ गया हमारे पास, वर्क जीरो हो ही गया ये, है ना? और हमें ये भी मालूम है कि ये क्या होता है, NFR/2 dt। तो ये हमारे पास डी क्यू आ जाएगा। ओके, तो NFR/2 dt। क्लियर? नेक्स्ट, प्रोसेस इक्वेशन। तो V कांस्टेंट है, तो सिंस PV इक्वल टू nRT, यानी P/T इक्वल टू NR/V, और ये तीनों क्या हो गए, कांस्टेंट हो गए। इसका मतलब इसकी प्रोसेस इक्वेशन क्या आ गई, P इक्वल टू K इंटू टी, यानी प्रेशर जो है टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ये लिख लो पहले। लिख लिया? आवाज आ रही है? हाँ सर, लिख लिया। अब बात करते हैं ग्राफ के बारे में। तो आप यहाँ देखो, वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, तो आप P वर्सेस अगर V जाओगे तो कैसा ग्राफ मिलेगा, उसके बाद B अगर T वर्सेस V जाओगे और तीसरा जब P वर्सेस T जाओगे तो आप देख रहे हो कि स्ट्रेट लाइन है, ओरिजिन से पास हो रहा है। लेकिन यहाँ ओरिजिन से लाइन डॉटेड लाइन आती है, आगे से स्टार्ट करते हैं ऐसा। क्यों? क्योंकि 0 केल्विन पे सब कुछ फ्रीज हो जाता है, इसलिए ये स्ट्रेट लाइन ऐसे मिलेगी। बना लो इसको। कहाँ से लिखना है, प्रोसेस से ना। लिख लिया? हाँ सर। नेक्स्ट है आइसोबारिक प्रोसेस। तो थर्ड है हमारे पास में आइसोबारिक।
आइसोबारिक में क्या होगा, प्रेशर कांस्टेंट है, और अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो आप देख रहे हो कि इस केस में dW 0 नहीं होगा, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम थोड़ी कांस्टेंट है ना। तो एक तो ये साथ में दूसरा पॉइंट में प्रोसेस इक्वेशन ही ले लेता हूँ। प्रोसेस इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो मैं मालूम है कि PV इक्वल टू NRT होता है, यानी V/T इक्वल टू NR/P, और ये क्या है, कांस्टेंट है, इसको K ले लेते हैं। तो आप देखो कि V इक्वल टू आ गया K इंटू T, तो ये इसकी प्रोसेस इक्वेशन आ गई। ठीक है, ये क्या होगी, प्रोसेस इक्वेशन आ गई। प्रोसेस इक्वेशन आ गई, इसको देखो आप, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ T के रेस्पेक्ट में, तो dV/dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, K, यानी dV इक्वल टू हो गया K dt। है कि नहीं, या जो भी है, मतलब स्लोप क्या हो रहा है इसका, कांस्टेंट होगा, कहने का मतलब है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है वर्क की अगर बात करें तो dW इक्वल टू PdV है, और हमें मालूम है कि PV इक्वल टू NRT है, इसको डिफरेंशिएट करो तो P तो कांस्टेंट है, तो T के रेस्पेक्ट में तो dV/dt इक्वल टू NR, यानी आप देखोगे कि PdV इक्वल टू क्या हो गया, NR/dt, इसको यहाँ रख सकते हो। तो dW इक्वल टू आप ये भी लिख सकते हो, क्योंकि P तो कांस्टेंट है, और इसको V फाइनल माइनस V इनिशियल भी लिख सकते हो, और dW इक्वल टू आप NR/dt भी लिख सकते हो, इसका मतलब एक ही है। आगे बात सुन में हाँ सर। हाँ सर। क्योंकि P तो कांस्टेंट है यहाँ, तो ये लिख लो पहले। और जो भी है भाई, ये जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं ना, जिसमें हमने कैलोरीमेट्री, थर्मल एक्सपेंशन, फिर KTG, थर्मोडायनेमिक्स, फिर हीट ट्रांसफर, ये सारा इम्पोर्टेंट है। ये मेंस के पर्पज से भी और एडवांस के पर्पज से भी क्वेश्चन ढेर सारे आते हैं इन्हीं से। ये हुआ मॉडर्न फिजिक्स हुआ, लिख लिया सबने। हाँ सर। है ना, अब हम चलते हैं मेयर्स फॉर्मूला पर, वहां से कुछ चीजें हम लोग डेराइव करेंगे। तो नेक्स्ट है मेयर्स फॉर्मूला। तो यहाँ मैं दो प्रोसेस ले रहा हूँ, यानी ये एक कंटेनर है,
ठीक है, तो इसमें और एक तो ये हो गया, दूसरा एक और ले लेते हैं। दोनों में सेम गैस है, दोनों की साइज भी सेम है। एक में क्या है, लेकिन यहाँ पिस्टन को हमने फिक्स किया हुआ है, ये फिक्स्ड है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि यहाँ जो मैं प्रोसेस ले रहा हूँ वो आइसोकोरिक प्रोसेस है, और यहाँ इसको हीट सप्लाई करेंगे हम लोग। ठीक है, यानी प्रोसेस इसमें कौन सा है, आइसोकोरिक प्रोसेस है। ठीक है, और इसमें मैं आइसोबारिक प्रोसेस फॉलो कर रहा हूँ। और यहाँ भी सेम हीट हम लोग इसको सप्लाई करेंगे। है ना, तो ये डी क्यू हीट हम सप्लाई कर रहे हैं, यहाँ से सेम हीट दोनों को देंगे, लेकिन यहाँ जो प्रोसेस है वो आइसोबारिक प्रोसेस है। आइसोबारिक मतलब आपको मालूम है प्रेशर कांस्टेंट है, यहाँ पिस्टन फिक्स होना है, यानी आइसोकोरिक है, यानी वॉल्यूम कांस्टेंट है। दोनों को सेम हीट दे रहे हैं और सेम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ क्या होगा, सेम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, ये पिस्टन तो यहाँ मूव करेगा, इस तरह से मूव करेगा कि प्रेशर क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट बना रहना चाहिए। तो मान लो टेम्परेचर dt टेम्परेचर इंक्रीज होता है ना, इसका भी टेम्परेचर जो है T प्लस dt हो जाता है, और इसका भी टेम्परेचर T प्लस dt हो जाता है। सेम गैस है, दोनों कंटेनर के अंदर सेम गैस भर रखा है, यानी इसका मतलब है जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है दोनों का इक्वल है, सेम है ना। तो आप देखो कि इसका भी चेंज इन टेम्परेचर जो है सेम है। तो आप यहाँ जो डी क्यू हीट हमने सप्लाई किया आइसोबारिक प्रोसेस है, तो आप क्या लिखोगे, डी क्यू इक्वल टू डी डब्ल्यू प्लस डी यू लिखोगे ना, और यहाँ क्या लिखोगे, डी क्यू इक्वल टू डी डब्ल्यू प्लस डी यू तो लिखोगे, लेकिन ये तो जीरो ही है ना। और यहाँ प्रेशर कांस्टेंट है, तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पी डी वी ये वर्क होगा, ये डी क्यू है, प्लस इसका क्या लिखोगे, एन एफ आर बाई टू डी टी लिखोगे। यहाँ देखो आपने, यहाँ इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, डी क्यू इक्वल टू डी यू लिख सकते हैं, और ये भी क्या होगा, एन एफ आर बाई टू डी टी होगा कि नहीं होगा। हाँ सर। नहीं सॉरी, ये चेंज होगा यार, सेम हीट सप्लाई नहीं कर सकते, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं हो, तो डी क्यू डैश होगा भाई, क्या होगा, डी क्यू डैश होगा। आगे बात सुन में, दोनों सेम हो नहीं सकता, लेकिन टेम्परेचर चेंज सेम है, वो तो पॉसिबल ही नहीं है, गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ डी क्यू डैश होगा। अब यहाँ देखो आप, इसको क्या लिख सकते हो आप, क्योंकि प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो इसको आप लिख सकते हो एन आर डी टी लिख सकते हैं, प्लस एन एफ आर बाई टू डी टी, ये डी क्यू डैश है ना। आप ध्यान से देखो, यहाँ इसमें वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है, यानी आप डी क्यू को क्या लिख सकते हो, एन सी डी टी लिख सकते हो ना, तो यानी इसको आप लिख सकते हो एन सी वी डी टी लिख सकते हो, इक्वल टू एन एफ आर बाई टू डी टी लिख सकते हो। यहाँ सी वी का मतलब क्या हुआ, ये मोलार हीट कैपेसिटी ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम लिखा मैंने, ऐसा लिख सकते हैं ना इसको। और इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखो, इसको लिख सकता हूँ एन सी पी डी टी, चेंज इन टेम्परेचर सेम है, तो एन आर डी टी प्लस
NFR/2 dt, यानी ये क्या है, Cp है, मतलब NC/dt जो मैंने लिखवाया था मोलार हीट कैपेसिटी, याद आ रहा है, लेकिन ये कांस्टेंट प्रेशर पर है, कांस्टेंट वॉल्यूम पर है। तो Cv क्या है यहाँ, मोलार हीट कैपेसिटी of gas at constant volume, और ये Cp क्या है, मोलार हीट कैपेसिटी at molar heat capacity of gas at constant pressure। ठीक है, यानी इस क्वांटिटी को आप क्या लिख सकते हो, क्योंकि सेम गैस ही तो है, इसका मतलब इस क्वांटिटी को आप लिख सकते हो। तो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, तो फ्रॉम 1 and 2 आप यहाँ लिख सकते हो NCP/dt इक्वल टू NR/dt प्लस NCV/dt। आप देखो Cp इक्वल टू आ गया R प्लस Cv, या Cp माइनस Cv इक्वल टू R, और इसी को बोलते हैं मेयर्स फॉर्मूला। लेकिन ये आइडियल गैस के लिए, फॉर आइडियल मेरी आवाज आ रही ना? हाँ सर। ये आ गया हमारे पास में फॉर्मूला, लिख लो इसको। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा क्या कॉन्सेप्ट है कि नहीं भाई, क्लियर है? हेलो हाँ सर। भाई, बाकी लोगों को नहीं क्लियर है क्या? क्लियर है सर। तो यहाँ T टेम्परेचर से T प्लस dt टेम्परेचर कर रहे हैं, टेम्परेचर चेंज dt का है यहाँ। एक मिनट रुकिए तो। हम्म ये दरअसल एक कांस्टेंट प्रेशर है।
लिख लिया? लिख लिया क्या? आवाज आ रही है ना? हाँ सर। अब एक चीज और याद रखिएगा, यहाँ देखो आप कि सी बी इक्वल टू क्या मिला अपने को, देखो इस इक्वेशन से, देखो आप इस इक्वेशन से सी बी इक्वल टू क्या मिल रहा है आपको वहां, देखो तो फ्रॉम, ये लिख लिया सबने? हाँ सर। फ्रॉम इक्वेशन 1 सी बी इक्वल टू क्या आ रहा है, एफ आर बाई टू। तो ये याद रखना है हमेशा, सी बी की वैल्यू क्या होगी, एफ आर बाई टू होगी। तो सी बी की वैल्यू अगर है तो सी पी की वैल्यू क्या होगी, तो सी पी माइनस एफ आर बाई टू इक्वल टू आर, यानी सी पी इक्वल टू होगा आर प्लस एफ आर बाई टू, ये सी पी होगा और सी बी की वैल्यू ये होगी, है ना। और एक होता है इसमें गामा, सी पी बाई सी बी, इसको बोलते हैं एडियाबेटिक एक्सपोनेंट, एडियाबेटिक एक्सपोनेंट। तो गामा की वैल्यू यहाँ मिलेगी अपने को आर प्लस एफ आर बाई टू डिवाइडेड बाई एफ आर बाई टू, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 बाई एफ। तो 1 प्लस 2 बाई एफ, ये हमारे पास में एडियाबेटिक एक्सपोनेंट होगा, सीपी बाई सीबी का जो रेशियो है, ठीक है, ये लिख लो पहले। हो गया, लिख लिया भाई? हाँ सर। अब जैसे यहीं से मैं आगे का बताता हूँ आपको, मानो जैसे मोनो एटॉमिक गैस हुआ तो सब कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हो ना। जैसे अगर मान लो मैं कहता हूँ कि मोनो एटॉमिक गैस है, मान लो तो F इक्वल टू क्या होता है, 3 होता है। अच्छा, क्वेश्चन में अगर कुछ मेंशन नहीं किया जाए गैस के बारे में कि मोनो एटॉमिक है डायटोमिक है, तो उसको हमेशा मोनो एटॉमिक मानते हैं। क्यों? क्योंकि जब हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ा था उसमें हमने
चाहे वो डायटोमिक हो चाहे ट्राइटोमिक हो, जैसा भी हो, उसको हमने एक तरह से रिजिड सिस्टम मान के किया था। तो उसमें क्या था, मतलब सबको हमने केवल एक एटम मान के किया था, यानी पार्टिकल मान के हमने सॉल्व किया था। तो वो मोनोएटॉमिक गैस के लिए था एक्चुअल में वो, ठीक है। तो उस केस में क्या किया जाता है कि अगर मेंशन नहीं है क्वेश्चन में कि वेदर इट इज डायटोमिक और ट्राइटोमिक और पॉलीएटॉमिक, तो इसका मतलब मोनोएटॉमिक है। ओके, तो मोनोएटॉमिक गैस का F=3 होता है, तो इसका Cv क्या हो जाएगा, 3R/2 ना। तो Cp क्या हो जाएगा, 5R/2 ना। तो फिर इसका गामा क्या हो जाएगा, 5/3 ना, है ना। अगर डायटोमिक है F=5 लेना है, जब तो कुछ मेंशन नहीं कर रहे वो कुछ भी। F=5 होगा तो Cv=5R/2, Cp=7R/2, यानी गामा Cp/Cv=7/5। अब एक बात तो यहाँ देखो कितना है, 1.67 है, ये कितना है 1.4 है। आप देखो मोनोएटॉमिक से डायटोमिक गए तो गामा की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है ना। फिर अगर मान लो पॉलीएटॉमिक है तो उसमें F=6 लेना है। तो Cv क्या हो जाएगा, 6R/2 यानी 3R, और Cp क्या हो जाएगा, 4R। तो गामा क्या, Cp/Cv यानी 4/3, तो 1.33। तो इन सबको याद रखिएगा, और क्या, मेनली तो ऊपर वाले फॉर्मूले हैं, है ना, वो लिख लो। कहाँ से लिखना है, लिख लिया। आवाज आ रही है ना। हाँ सर। लिख लिया। नेक्स्ट हमारे पास में मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस। मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस, यानी गैसेस आपस में कोई रिएक्शंस नहीं कर रही है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम बोलेंगे मोलर मास ऑफ मिक्सचर। तो उसको निकाला जाता है M होगा M1N1 प्लस M2N2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। यानी M1 M2 क्या है, दो गैस या तीन गैस, और भी गैसेस हो सकती है, या 4 गैसेस, इनको मिक्स किया तो हर एक का अपना मोलर मास होगा। तो उस मिक्सर का क्या होगा वो ऐसे निकाल लेंगे। N1 N2 N3 सब क्या है, नंबर ऑफ मोल्स हैं। M1 M2
ये क्या है? मोलर मासेस। N1 N2 ये सब क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है। सेकंड, CP या CV, CV ऑफ मिक्सचर। तो CV मिक्सचर क्या होगा? N1 CV1 N2 CV2 and so on divided by N1 plus N2 plus so on। जहाँ CV1 CV2 ये सब क्या है? मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो CV1 CV2 ये क्या है? मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है। और N1 N2 ये क्या है? नंबर ऑफ मोल। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में थर्ड, CP ऑफ मिक्सचर। तो ये भी क्या आ जाएगा? CP इक्वल टू N1 CP1 N2 CP2 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2 प्लस सो ऑन। ओके, सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी है। फोर्थ है गामा मिक्सचर, लेकिन उसके पहले में गामा मिक्सचर के पहले F मिक्सचर निकालते हैं। तो F मिक्सचर क्या होगा? N1 F1 N2 F2 and so on divided by N1 plus N2 and so on। ठीक है ना? तो ये F1 F2 क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। F1 F2 सब क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। और N1 N2 सब नंबर ऑफ मोल्स हैं। फिफ्थ, गामा मिक्सचर। तो इसको निकालते हम लोग CP मिक्सचर बाय CV मिक्सचर, या आप इससे भी कर सकते हो 1 + 2 बाई F मिक्सचर। ठीक है ना? क्योंकि हमें मालूम है ना गामा इक्वल टू क्या होता है? 1 + 2 बाई F होता है। तो आप उससे भी कर सकते हो। लिख लो इसको। भाई बात समझ में आ रही है? हेलो। हाँ सर। लिख लिया?
लिख लिया? हाँ सर। बाकी लोगों ने लिख लिया भाई? हाँ सर। अब चलो क्वेश्चन करते हैं। पहले कुछ क्वेश्चन तो कर चुके थे, जैसे एग्जाम्पल 1 और 2 तो हमने कर लिया था। एग्जाम्पल 3 पर आते हैं। ठीक है, क्या कह रहा भाई एग्जाम्पल? द सिलेंडर शॉन इन द फिगर हैज अ कंडक्टिंग वॉल्स। अब देखो इसने कहा कंडक्टिंग वॉल्स, इसका मतलब हीट एक्सचेंज हो जाएगी यहाँ। इसका मतलब सिस्टम कैसा है? क्लोज सिस्टम है ना। एग्जाम्पल 3, the cylinder shown in the figure has conducting walls and temperature of the surrounding is T. तो ये पिस्टन है, यहाँ ये गैस है, number of moles है। The cylinder shown in the figure has conducting walls and temperature of the surrounding is T, यानी बाहर का टेम्परेचर T है तो इसका भी टेम्परेचर T है। इसका मतलब प्रोसेस क्या होगा यहाँ? आइसोथर्मल होगा, क्योंकि कंडक्टिंग वॉल्स है तो ये स्लोली मूव करा रहा है। स्लोली मूव करा रहा है, इसका मतलब है कि हीट एक्सचेंज हो रहा है। हीट एक्सचेंज होने का मतलब है कि टेम्परेचर कांस्टेंट बना रहेगा यहाँ। इस तरह से प्रोसेस है। कहने का मतलब यहाँ ये है, कुल मिला के प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस है, ये इसका मतलब निकल रहा है। ठीक। नाउ द पिस्टन इज डिस्प्लेस्ड स्लोली बाय एन एक्सटर्नल एजेंट, यानी देयर इज एन एक्सटर्नल फोर्स इस डायरेक्शन में, साथ में यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी होगा तो उसका भी होगा। इसका एरिया मान लेते हैं ए, तो ये भी फोर्स लगा रहा होगा, और यहाँ का अपना प्रेशर होगा पी, तो ये पी इंटू ए ये भी लग रहा होगा। ये पिस्टन को देखो आप, इसका एबीडी बनाओ। पिस्टन स्लोली मूव करने का मतलब क्या हुआ कि पी ए प्लस एफ इक्वल टू पी नॉट ए होगा कि नहीं होगा? दोनों साइड हम लोग डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दें तो एफ डी एक्स इक्वल टू पी नॉट ए डी एक्स होगा। हमें एफ डी एक्स चाहिए, यानी पी नॉट ए डी एक्स माइनस पी ए डी एक्स। आप यहाँ देखो ये क्या है? पी नॉट इंटू डी वी माइनस पी इंटू डी वी। ये क्या है? ये वर्क डन बाय गैस है कि नहीं? तो यहाँ आइसोथर्मल अगर प्रोसेस है, ये तो डब्ल्यू एक्सटर्नल हो गया, वर्क डन बाय। और ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि फाइंड बाय एन एक्सटर्नल टू वॉल्यूम डबल, यानी प्रेशर। तो यहाँ पी नॉट ये, लेकिन ये क्या हो गया? 2v माइनस वी माइनस ये क्या हो गया? एन आर टी एल एन 2v बाई वी हो गया ना। याद आ रहा है कॉन्सेप्ट? क्योंकि प्रोसेस कौन सा है? आइसोथर्मल है। तुम्हारे पास आ गया पी नॉट वी माइनस एन आर टी एल एन टू, और पी नॉट वी क्या है? इनिशियली इसका, तो एन आर टी इक्वल टू पी नॉट इंटू पी नॉट इंटू वी लिखोगे ना। इनिशियली तो यही था, इसका वॉल्यूम ये था, तो पी नॉट है ना, तो ये आ जाएगा। और क्या है ना, तो वॉल्यूम है ना, तो यह कितना रहे? हो जाएगा एन आर टी माइनस एन आर टी एल एन टू
ये आ गया W एक्सटर्नल, ये आंसर होना चाहिए भाई। बात समझ में आई? इनिशियली ऐसा था, हाँ सर। तो लिख लो इसको। सर इसका पीडीएफ सेंड कर सकते हो क्या व्हाट्सएप पे? ये पीडीएफ तो भेजूंगा ना मैं इसका, तो क्यों नहीं मतलब आप नहीं लिख रहे? थियरी का। हाँ, नहीं लिख रहे हो क्या आप? वैसे नहीं तो सर, वो वीडियो, लेक्चर नोट में आ रहा है। हाँ नहीं वो तो भेजूंगा ही। अच्छा इसके, ओके ओके, उसकी पूछ रहे हो क्या? ठीक है, हाँ 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 समझ गया सर। मैं। हाँ हाँ वो भेज दूंगा मैं डेफिनेटली। ये भेजा नहीं था क्या मैंने आप लोगों को यार? सर केटी का भेजा था, किसका? केटी का भेजा था। हाँ तो वो केटी जी के साथ में ही है वो दोनों, ठीक है ना? वो जो भेजा था ना वही है, क्योंकि केटीजन सर। थर्मोडायनेमिक्स साथ में है, एक ही बुकलेट में है। ओके लिख लिया भाई। ये एग्जाम्पल 4 ट्राई करेंगे आप लोग। लिख लिया? हाँ सर। एग्जाम्पल 4 करिए तो।
हो गया? आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही है। आ रही है सर। बताओ क्या क्वेश्चन? हाँ सर। चलो देखो कैसे करेंगे, बताता हूँ। इसमें अपने को वर्क एनर्जी थ्योरम वाला कॉन्सेप्ट लगाना है ना। ऐसा कुछ था नहीं कि थर्मोडायनेमिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन होगा तभी हम कर पाएंगे, ऐसा है नहीं। देखो क्या करना था इस क्वेश्चन में, एग्जाम्पल 4 में जो भी हमारे पुराने कॉन्सेप्ट है वो सारे यूज करेंगे हम लोग। तो यहाँ दिया हुआ है कि ये एक पिस्टन है, सॉरी सिलेंडर है, और इसमें यह पिस्टन है। ये स्प्रिंग कांस्टेंट के है, और यहाँ क्या हो रहा है कि इसको स्लोली हम लोग एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, यानी हीट एनर्जी हम लोग स्लोली इसको देंगे। तो गैस का क्या होगा, एक्सपेंशन होगा, यानी सिलेंडर ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो अभी ये इक्विलिब्रियम पर है और ये रिलैक्स्ड है, यानी यहाँ सिर्फ क्या है देखो, पी एटीएम तो इसने दे रखा है जो कि इसको नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा। इसका अपने को एरिया भी दिया हुआ है, पिस्टन का मास भी दिया है। तो अब देखो डाउनवर्ड इसको क्या लग रहा होगा, mg लग रहा होगा, ऊपर से लग रहा है, और स्प्रिंग रिलैक्स है। इसका मतलब है कि यहाँ से इसको एक फोर्स लग रहा होगा, यानी पी नॉट ए, जो कि गैस का प्रेशर पी नॉट है। ये हमारे पास में एच है, इसका वॉल्यूम भी अपने को मिल गया, प्रेशर पता है। तो इसका क्या पूछ रहा है, एक तो नंबर ऑफ पॉइंट्स निकालेंगे, टेम्परेचर टी दे रखा उसने। तो पहले इक्विलिब्रियम पर है, तो आप देखो कि इस पिस्टन पर जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं सबको बैलेंस करा देंगे। नीचे की तरफ क्या लग रहा है, पी ए टी एम इंटू ए, डाउनवर्ड क्या लग रहा है एम जी, और ऊपर क्या लग रहा है इसको पी नॉट इंटू ए, यानी बैलेंस करा दो। तो हमारे पास आ गया पी नॉट ए प्लस पी ए टी एम ए इक्वल टू एम जी, यानी इसका प्रेशर अपने को मिल गया यहाँ पी नॉट इक्वल टू हो गया पी ए टी एम इंटू ए डिवाइडेड बाई ए, ये हमारे पास आ गया। तो P नॉट वॉल्यूम कितना है, H इंटू ए इक्वल टू एन आर टी। यहाँ से आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल गए, P नॉट पता है, H पता है, A दिया हुआ है ना। तो P नॉट A तो आ गया हमारे पास में mg माइनस पी ए टी एम इंटू ए इंटू एच डिवाइडेड बाई एन डिवाइडेड बाई आर टी। ये तो आ गया नंबर ऑफ मोल्स। आई बात समझ में? तो ये नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास में आ जाएंगे। कुछ गड़बड़ किया है क्या हमने यहाँ? तो P naught is equal to mg plus PATM होगा ना? दोनों ऐड हो रहे नहीं आ रहे, तो हाँ ठीक है, सही है। कौन जाएगा? दोनों डाउनवर्ड है ना, तो ये इक्वल होगा और ये प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, अभी तो इस तरह से कर लेंगे। एक तो ये आ गया। दूसरा क्या कह रहा है, वर्क डन। अच्छा, फाइनल टेम्परेचर भी पूछ रहा है तो भी निकालेंगे। वर्क डन बाय द गैस टू डिस्प्लेस द पिस्टन बाय डिस्टेंस d व्हेन द गैस इज हीटेड स्लोली। तो यहाँ से देखो हीटेड स्लोली है, किसी जनरल उस पर जाओ तो स्लोली जा रहा है, तो स्लोली जा रहा है तो क्या हो रहा है, मैं यहाँ ले लेता हूँ इसको, ये स्प्रिंग है, पहले यहाँ था पिस्टन, मान लो पिस्टन x गया ऊपर और स्लोली जा रहा है, इसका मतलब इसकी ये वेलोसिटी, यहाँ की जो वेलोसिटी वो 0 0 ही है। तो आप ये देखो इसको स्प्रिंग फोर्स कितना लग रहा होगा, डाउनवर्ड कितना है kx। इसको यहाँ का प्रेशर अगर P है तो P इंटू ए फोर्स लग रहा होगा, इसको डाउनवर्ड mg भी लग रहा होगा, और इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से फोर्स भी लग रहा होगा। तो P ATM इंटू ए
तो आप देखो यहाँ PATM इंटू A प्लस MG प्लस KX इक्वल टू PA, दोनों साइड DX से मल्टीप्लाई कर दें, तुम्हारे पास आ गया PADX। कुछ क्या रहा था, वर्क डन बाय द गैस, ये वर्क डन बाय द गैस तो है, इक्वल टू PATM ADX प्लस MG DX प्लस KX DX, इसको इंडिकेट कर देंगे 0 to D, इसको इंडिकेट कर देंगे 0 to D, इसको इंडिकेट कर देंगे 0 to D, तो ये वर्क डन बाय गैस आ गया। तो ये आ गया हमारे पास में PATM A इंटू D प्लस MG इंटू D प्लस हाफ के D स्क्वायर। भाई समझ में आ गया सबको? हाँ है ना। अब वो D जाने के बाद जब D कंप्रेस हो गया तो स्लोली तो जा ही रहा है, तो D कंप्रेस हो गया तो इसको फोर्स इधर कितना लग रहा है, यानी इसका थर्ड पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, फाइनल टेम्परेचर अपने को चाहिए, तो नीचे इसको फोर्स कितना लग रहा है KD, नीचे इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से भी फोर्स लग रहा है, डाउनवर्ड MG भी लग रहा है, और इसको वहां का प्रेशर हमने मान लिया कि P-A, तो ये फोर्स भी लग रहा है, यानी P-A इक्वल टू क्या होगा, PATM A KD प्लस MG होगा, आपको P' मिल गया, और यहाँ देखो पहले H था, तो P' इंटू H प्लस D इंटू A, ये PV इक्वल टू nRT फाइनल, P' पता है, N पता है, बस सॉल्व कर लो, आपको T फाइनल मिल जाएगा। समझ में आया है? हाँ सर। जिसने क्वेश्चन पूछा था वो उसको समझ में आया है क्या? हाँ है ना, ठीक है, लिख लो तो इसको, तो आज इतना ही करेंगे, तो आप उसका भी करना शुरू कर दो यार भाई। इसका अगर आप कैलोरीमेट्री का शीट का एक्सरसाइज 1 अभी रहने देते हैं, क्योंकि हमने SCV कर ही लिया।